हेलो एवरीवन एंड क्लास 12 स्टूडेंट वेलकम बैक। दिस इज़ आदर्श यादव एंड आज स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के सेशन के साथ साथ हम पिछले 8-10 दिन में सीबीएसई की जो क्लास 12 की केमिस्ट्री है, जो कि सिरदर्दी है सबसे बड़ी, उसको एनसीईआरटी वाई खत्म करेंगे। यानी कि हम एनसीईआरटी को साथ साथ गो थ्रू करेंगे और जो नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये नोट्स बेसिकली आपके क्लास 12 की केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। क्लास 12 की केमिस्ट्री पूरी समाई हुई है, क्वेश्चन के साथ ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स को समझेंगे, एनसीईआरटी को समझेंगे और अदर रेफरेंस बुक से भी हम कई तरह तरह के टॉपिक्स जो कि अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उनको एक लैंग्वेज में निपटाकर हम उन टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। यानी कि जो एक सॉल्यूशंस की जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम छोटे से टाइम में, कम से कम टाइम में आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस को इतना इंक्रीज़ करा देंगे कि आप ऐसा लगेंगे कि आप खुद पढ़ रहे हैं। जब हम स्क्रीन पर पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा ये रहता है कि कोई पढ़ा रहा है। लेकिन आप जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि आप ही एनसीईआरटी को गो थ्रू कर रहे हैं, आप ही एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ढेर सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। और सबसे पहले क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है वो हम पिछले 8 से 10 दिन में क्लास 12 की केमिस्ट्री को फिनिश करेंगे। उसके बाद फिजिक्स को 8-10 दिन में फिनिश करेंगे। फिजिक्स में हालांकि टाइम लग सकता है, क्योंकि उसमें 14 चैप्टर हैं और मैथमेटिक्स में भी 14 चैप्टर हैं, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन क्लास 12 की केमिस्ट्री हम सबसे पहले लेकर आए, तो सबसे पहले क्लास 12 की केमिस्ट्री को हम फिनिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा, सिर्फ आपको कमेंट करें। और साथ ही अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हम आपसे पूछ सकते हैं, और एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं आपको लाइन बाय लाइन हम पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अपना सेशन रहने वाला है अपने पिछले 10 दिन के लिए। ठीक है, जिसमें आपका 30 से 40 मिनट लग सकता है, 30 से 40 मिनट लगे, कम से कम मिनट लगे। ठीक है, उतने टाइम में हम आपको रीड करा दें। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि आज जो हम करेंगे वो सॉल्यूशन चैप्टर को फिनिश करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, डीएनए फ्लो एलिमेंट, फिर हम फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले दो शब्द से मिलकर बनाए सॉल्यूशंस। हम लोगों ने अपने निजी लाइफ में सॉल्यूशंस का नाम सुना होगा, जैसे हम बोल देते हैं ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन है, हल है। हल का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का निपटारा। ठीक है, दोनों चीज़ को मिला देते हैं तो वहाँ हल बन जाता है, यानी कि समाधान। ठीक है, तो वहाँ हम क्या कह देते हैं? तो वहाँ हम उसको समाधान कह देते हैं। तो सॉल्यूशंस का बेसिकली मतलब समाधान ही है। अब समाधान किस प्रकार का, किस तरीके का समाधान, तो बात करते हैं आगे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, टू और मोर केमिकल रिएक्टेंट एंड नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस whose compound chemical changes with certain limits and solutions regarding in the regular passing of their components। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर्स वो होते हैं मिक्सचर्स जो कि दो मिक्सचर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उन्हें होमोजेनियस मिक्सचर्स बोल देते हैं। ठीक है, और इस नॉन सॉल्यूशंस, जब भी कोई सॉल्यूशंस बनेगा तो आपके दो सब्सटेंसेस से मिलकर बनेगा। लाइक जैसे अगर हमको अपना जो सॉल्यूशंस का मतलब बताते हैं, हम शरबत बता देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, चलो ग्लूकोज को मान लेते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में क्या करते हैं? ग्लूकोज में हम वाटर प्लस ग्लूकोज का जो सॉलिड फॉर्म है उसको ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद एक हमारा सॉल्यूशन ग्लूकोज बन जाता है। सॉल्यूशन ग्लूकोज बन जाता है, तो बेसिकली वही सॉल्यूशन है। और बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है दो कंपाउंड। ठीक है, दो कंपाउंड, ये याद करते जाएंगे, दो कंपाउंड का मतलब होता है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद इज द कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंटिंग मैटर से इंक्लूडिंग इज कॉल्ड द सॉल्यूट। ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसका सॉल्यूट बोलते हैं। जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते थे। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो सॉल्यूट कम उसमें लिखा है, कम स्पेलिंग्स में लिखा है। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे कि सॉल्यूट का मतलब होता है जो कि कम स्पेलिंग्स में लिखा है तो वो कम है, और सॉल्वेंट जो ज़्यादा स्पेलिंग लिखा है तो सॉल्वेंट है। इस तरीके से आप इसको याद भी कर पाएंगे। ठीक है, ये याद करेंगे कि जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्यूट होता है वो कम क्वांटिटी में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के, जो कि ये आपकी एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको ये टेबल दे रखी है। ये टेबल से आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन ईजिली बन जाता है। ठीक है, ईजिली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाता है। तो इस टेबल को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इधर लिख लिया हमने सॉल्यूट जो कि कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो सॉलिड्स, अगर सॉलिड्स सबसे पहले देखिए 3 केमिकल्स बनेंगे। सॉलिड क्या करेगा? 3 फेस बनाएगा। लिक्विड क्या करेगा? 3 फेस बनाएगा। गैस क्या है? 3 फेस बनाएगा। 3 फेस बनाएंगे, यानी कि 3 यानी कि 9 फेस हमारे टोटल बन जाएंगे। ठीक है, 9 फेस में हम इनको रीड करेंगे। तो सॉलिड का अगर सॉलिड से रिएक्ट करते हैं तो एग्जांपल अलॉय इन स्टोन्स। ठीक है, अगर सॉलिड लिक्विड को करेंगे तो शुगर सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, अगर सॉलिड को गैस से करेंगे तो आयोडीन वेपर इन एयर। आयोडीन का मतलब जो कपूर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और सॉलिड फॉर्म से जब कपूर में हम लोग आग लगाते हैं तो वो तो गैस फॉर्म में हो जाता है, यानी कि वहाँ से गैस प्रोड्यूस हो जाती है, तो वो गैस फॉर्म में हो जाता है। लिक्विड सॉलिड का मतलब होता है, लिक्विड सॉलिड का मरकरी इन मेटेलिक अल्कलीन्स। लिक्विड का मतलब होता है अल्गम इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, जैसे कि शराब में हम लोग पानी मिला के पीते हैं, तो बेसिकली
हम नहीं पीते लेकिन बहुत से लोग पीते हैं, तो उस हिसाब से अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। उसका लिक्विड अगर गैस की बात करें तो मोस्ट एयर है। गैस एंड सॉलिड की बात करें तो क्लोरीन, हाइड्रोजन, प्लेटिनियम और ठीक है निकल ETC है। अगर गैस और लिक्विड की बात करें तो एरेटिक वाटर है। और गैस की बात करें तो एयर जो कि हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल देते हैं अपना गैस टू गैस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं, तो सॉल्यूशंस इन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अब सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड एंड लिक्विड है, ठीक है। इट इज़ अ सॉल्यूशन विच इज स्टिल कंटेनिंग एक्सेस इन सॉल्यूट। इस सॉल्यूट इज द solubility of the solute is defined as the amount of solute dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दोस्तों सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो कि सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हुआ है। यानी कि मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको तो हम सॉल्वेंट बोलते हैं, कम जो क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हम वाटर का एक ग्लूकोज बनाते हैं, तो ग्लूकोज क्या करते हैं, 1 लीटर अगर हम पानी लेते हैं, तो 1 लीटर अगर हम पानी लेते हैं एक बाउल में, तो उसमें क्या करते हैं हम 3 से 4 चम्मच ग्लूकोज मिलाते हैं, 3 से 4 चम्मच मिला देते हैं, 5 चम्मच मिला देते हैं, जिसको जितनी पीने की हैबिट है, लेकिन मिनिमम 5 चम्मच तो हम मिलाते ही हैं। तो 5 चम्मच जो मिलाते हैं, तो देखो पानी से अगर सॉल्यूट की अगर मात्रा देखेंगे तो कम है। पानी क्या है, पानी यहाँ सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट यहाँ पर हमारा पानी क्या है, तो पानी हमारा सॉल्वेंट है, और जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉल्यूट हमारा इसमें ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है। तो बेसिकली ग्लूकोज एक सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट, और जो वाटर है वो हमारा नहीं, ग्लूकोज है वो सॉल्यूट है मात्रा में, और जो ऑल्सो सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट है। अमाउंटिंग ऑफ स्पेसिफिक टेम्परेचर इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही मतलब फॉर एक्सोथर्मिक सब्सटेंस KOH, CaO, CaOH2 NaOH एक्सोथर्मिक सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, यहाँ से आपका 1 मार्क्स में MCQ क्वेश्चन बन सकता है, सब्जेक्टिव्स भी बनने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट लीडर दिखाया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट लीडर लिख रखा है। तो कॉन्सेप्ट लीडर का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट लीडर का मतलब है, मतलब जितना हमने थ्योरी पढ़ा है उसका प्रावधान पूरा इसमें कॉन्सेप्ट लीडर में आपको बाकी नोट्स में भी दिखेगा, इन नोट्स में भी दिखेगा। तो सॉल्यूशन इज द कंटेनिंग मोर सॉल्यूट एंड देन द अमाउंटिंग ऑफ सॉल्यूट इट इज इन डिजॉल्व इन द पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब पॉइंट आता है आपको 1 नंबर से 2 नंबर में आपको पूछ जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, सैचुरेट का मतलब क्या है, एक इक्वल टेम्परेचर पर, एक इक्वल टेम्परेचर पर अगर कोई सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट रह रहे हैं, तो वहाँ पर हम कह देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, एक सुपर सैचुरेटेड होता है। एक सुपर सैचुरेटेड मतलब हाई क्वांटिटी का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। आगे करेंगे तो सॉल्विटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शंस टू द टेम्परेचर। सॉल्विटी क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शंस टू द टेम्परेचर की होती है। सॉल्विटी इनवर्सली प्रोपोर्शंस होती है हमारे टेम्परेचर के, जो कि अल्कान मस्टर्ड। फिर पॉइंट है नेक्स्ट, फॉर एक्सोथर्मिक सब्सटेंस सच एज NaCl, KNO3, NaNO2, ग्लूकोज ET, सॉल्विटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सॉल्विटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शंस होती है, इक्वलिटी होती है आपके रूम टेम्परेचर्स पर या फिर टेम्परेचर्स पर, ठीक है। अब एक ब्रैंक का एक आपको कॉन्सेप्ट दिया है, वाई डू द एक्सोथर्मिक, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोडक्ट किया है, जो कि आपको रेक योर ब्रेन्स का जो कॉन्सेप्ट आपको इसमें ऐसे आगे कभी दिखे, तो इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि आपको थॉट्स में आपके माइंड में आ सकता है। वाई आर एक्वेटिक स्पेसिफिक लाइक फिश फील इन कम्फर्टेबल इन अ लेक इन वाटर इन समर। तो जो फिश होती हैं वो जो वाटर जो होता है पानी का वाटर, उसमें कंफर्टेबल फील क्यों करती है, तो उनका कंफर्टेबल फील करने का मतलब क्या है कि उनको एक इक्वलिटी का टेम्परेचर मिलता है। जैसे मान लीजिए उनकी जो लंग्स होती है, लंग्स को एक्चुअली वाटर का जो एक्सोथर्मिक्स जो होता है, जो वाटर को मतलब गेन करने की चीज़ प्रावधान होती है, वो उनकी हाई क्वांटिटी होती है एक ह्यूमन बॉडी से लेकर। तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो उसकी इक्वालिटी की कोई चांसेस प्रक्रिया नहीं ला सकती। तो ह्यूमन बॉडी में और फिश की बॉडी में बहुत डिफरेंट होता है। तो बेसिकली जो फिश की बॉडी है वो एक इन्वर्सली प्रोपोर्शंस एक टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहती है, एंड सब्सटेंस ऑफ NaCl एंड सॉल्विटी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका कंफर्टेबल मतलब इसलिए वो समर सीजन्स में बॉडी को ज़्यादातर फिश जो होती है वो पानी में रहना पसंद करती है, ठीक है। सॉल्विटी ऑफ गैस, अब सॉल्विटी ऑफ गैस क्या है, तो सॉल्विटी आपने बता दिया कि सॉल्विटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर्स पे है। सॉल्विटी ऑफ गैस क्या है, तो सॉल्विटी ऑफ गैस इज मोस्टली डिक्रीजिंग टेम्परेचर्स एब्सोल्युटली सर्टिफिकेट इन दैट सॉल्यूशंस वॉल्यूम ऑफ गैस एट अ नॉर्मल टेम्परेचर इन अ प्रेशर्स डिजॉल्व बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर्स इन 1 atm प्रेशर, ठीक है। 1 atm प्रेशर्स पर ही आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो मोस्टली डिस्क्राइब्ड है एब्सोल्यूटिक कोफिशिएंट्स इन वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर्स एंड डिजॉल्विंग इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द सॉल्विलिटी फैक्टर अफॉर्डिंग गैस एंड लिक्विड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जो सॉल्विलिटी है वो फैक्टर अफेक्टिंग है, फैक्टर्स जो गैस पर लिक्विड टेम्परेचर डिपेंड अपॉन है तो उस पर अफेक्टिंग है, तो टेम्परेचर्स पर बेसिकली वो डिपेंडेंट है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर सॉल्विलिटी हैज़ द सॉल्विलिटी have inversely related with temperatures as dissolutions for a gas in exothermic is most cases gas plus liquid dissolve, ठीक है। एक गैस और लिक्विड को डिजोल्व किया तो नेगेटिव आएगा, डेल्टा H नेगेटिव, ये टेम्परेचर का साइन है जो कि सॉल्विलिटी डिक्रीज करता है, ठीक है।
एक्सोथर्मिक मोस्ट रेगुलर। नेचर ऑफ गैस द गैस विच इज कैन बी इजिली liquefied in more solute containing high volume in volume of Wald factor, ठीक है, volume of force of containing example CO2, SO2 and more soluble water NaO2 NH2O. nature of solvent the solvent which is the ionic solutions of most soluble HO2 in compounding of other solvent. फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ गैस हेनरी लॉ। हेनरी लॉ आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ से कई बार क्वेश्चन सीबीएसई ने बनाए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हेनरी लॉ से बनते हैं। तो हेनरी लॉ को मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ऐड करूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे। ये अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट लीडर में, हाँ आपको ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं इन क्वेश्चंस को रीड करना भूल गया, तो कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले दिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि नीट में पूछा गया। नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया, द ब्रेन्स इज कुकड, बीन्स आर कुकड अर्ली इन द प्रेशर कुकर प्रेशर, ठीक है। जो प्रेशर कुकर है वो जल्दी कैसे खाना बन जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इन डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग, बॉइलिंग पॉइंट तो एक्स्ट्रा इसका है सेकंड, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। तो हमारे हिसाब से इसमें बीन्स ऑफ फर्स्ट आंसर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ, ठीक है। नेचरिंग ऑफ सॉल्वेंट, तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें तो सॉल्वेंट पे याद करेंगे। हेनरी लॉ बेसिकली इंपॉर्टेंट, द लॉ ऑफ स्टेटिंग सॉल्वेंटी ऑफ गैस एंड गिविंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कांस्टेंट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस। जो हेनरी लॉ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ गैस पर डिपेंडेंट रहता है, और जो कि इसका जो, ठीक है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है, यानी कि m/kp, ठीक है। ये लीडर बोर्ड है, इस लीडर बोर्ड को आप एक बार गो थ्रू करेंगे। नोट्स की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिकली दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको नोट्स की पीडीएफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हेनरी लॉ है, P = KH, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे P का द प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन, एन का मतलब द मास ऑफ डिसॉल्विंग यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, KH है हेनरी कांस्टेंट फंक्शन नेचर गैस व्हेन सॉल्वेंटी एक्सप्रेटिंग मोर फंक्शंस इन X, ठीक है। तो जो कि हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला बेसिकली आता है P = KHX, ठीक है। इसमें K हेनरी कांस्टेंट रहता है और सॉल्वेंटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपके रूम टेम्परेचर पर रहती है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ग्राफ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ को एक बार देखेंगे। और ग्राफ का देखिए, ग्राफ इसमें कह दिया जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का ग्राफ अब सिंपल है, आप एक ऐसे तरीके से दो लाइन खींचेंगे, इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइन करेंगे, इसमें मोल फ्रैक्शन लिखेंगे और मोल फ्रैक्शन के बाद प्रेशर डाउन करेंगे, ठीक है। हेनरी लॉ इज ओबे व्हेन इन, तो हेनरी लॉ किस चीज़ को ओबे करता है, द गैस डज नॉट डिसोसिएट, प्रेशर डज नॉट टू हाई, ठीक है, सेकंड। थर्ड है द solvent gas is high soluble in temperature, fourth temperature is not low, fifth gas solid be including in Na3 plus H2O is active to Na4OH, ठीक है। the boiling of dissolving in gas does not depend upon the pressure at the particular temperatures, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपकी डिपेंड जो गैसेस होती हैं वो डिसॉल्व नहीं होती। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में पढ़ेंगे आगे। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, तो आप वहाँ लिख सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक इज वाटर सीक्ड व्हेन इन सी प्रेशर इन इंक्रीजिंग सॉल्वेंट CO2 वाटर, जो कि हम वॉर में अपने वार में जाते हैं तो वो जो सॉफ्ट ड्रिंक की जो वाटर्स होती हैं उनको हम शेक करके खोलते हैं, तो वहाँ बेसिकली प्रेशर हाई होता है, ठीक है। फिर प्रेशर एकदम हाई की वजह से उसका ढक्कन एकदम खुलता है, देन वो प्रेशर को एकदम सिक्वेंस फॉर्म में बनाता है। सेकंड पॉइंट है द सी वाटर डिसोल्विंग NaOH2 plus H2 विद द मिनिमम ऑफ पॉइंट पेज पेनफुल इफेक्टिंग बाई Na2 एंड डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एट द हाई एल्टीट्यूड ब्रीथिंग बिकम थॉट्स SO2 इन लेस अवेलेबल इन एयर ऑफ लेस टेम्परेचर। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस में क्या है, द सॉल्वेंट, अब यहाँ पर जो एक्सप्रेस कंसंट्रेशन टर्म से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड 100% बनेगा, 2 भी बन सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के हम 100% चांस दे सकते हैं कि इन कंसंट्रेशन टर्म से आपके 100%। अब इन कंसंट्रेशन में बच्चे एक्चुअली सिस्टम सेट नहीं कर पाते, अपना उस चीज़ को याद नहीं कर पाते, तो उनको सबसे पहले फॉर्मूला याद करना चाहिए। फॉर्मूले के साथ साथ आपको उस फॉर्मूले से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करने चाहिए, देन उसके बाद आप उस लाइन पे आ जाते हैं। तो सॉल्वेंटी क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तो उसको हम सॉल्वेंटी बोल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इज डिपेंड अपॉन द C एंड SR, C और R, ठीक है। तो वेटिंग ऑफ सॉल्यूट ऑफ ग्राम, सॉल्यूट का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ इन लीटर, ठीक है। तो यानी कि अब सॉल्यूट को किसी W से हम नोट कर रहे हैं, स्मॉल कैपिटल W से, और वॉल्यूम को कैपिटल V से कर रहे हैं, और ग्राम और लीटर में ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से N क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूट है, E क्या है, इक्विलिब्रियम हाई वेटिंग ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन होता है, तो
when any amounting solute in present in 1 million in 10 to power 6 1 million 10 to power 6 parts in a solution it's known as the ppm। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ये पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला है। फॉर्मूला बेसिकली याद करते जाएं और साथ साथ लिखते हुए जाएं, और अगर नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, इनके प्रिंट आउट निकाल लेना, मैं इन पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ को अटैच करूँगा, तो वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। कंसंट्रेशन एंड पार्ट्स पर मिलियन, जो कि बिलियंस भी क्या हो 10 टू पावर 9 हो जाती है, 3 पावर और इंक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पर 10 टू पावर 9 हो जाती है। इस पार्ट्स पर सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीएम। पीपीएम का फॉर्मूला मास ऑफ ए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, सेम पार्ट्स पर मिलियन ही जैसा है, लेकिन बस ये इसमें 10 टू पावर 6 लगनी थी मिलियन में, और बिलियन में 10 टू पावर 9 लगेगी। ठीक है, सर इतना इंटेंस है। मोलरिटी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसका मतलब होता है मोलरिटी। मोलरिटी को कैपिटल एम से नोट करते हैं। मोलरिटी का खास फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। इसमें देखिए मोलरिटी का जो फॉर्मूला है, मोलरिटी वेटिंग ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, वेटिंग ऑफ सॉल्यूट ऑफ ग्राम, वेट जो है सॉल्यूट का कितना उसमें डाला गया है, ठीक है, उसका अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ठीक है, इन केसिंग ऑफ डाइल्यूशन इन मिक्सचर, अगर कोई डाइल्यूशन कर देते हैं, ठीक है, तो उसका होता है M1 V1 M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। ठीक है, M3, और इस तरीके से फॉर्मूला इसका पूरा बन जाता है। तो ए क्या है एसिड एंड बी क्या है बेस, और सॉल्यूट टू एंड बोथ डज नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, अब कंसंट्रेशन टर्म्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स आपको थोड़ा सा आपको ग्राफिकली भी समझा गया है। इसमें परसेंटेज बाई वेट, आप यहाँ परसेंटेज का मतलब समझ रहे होंगे, इसका मतलब हमारा परसेंटेज है जो कि आपको क्लास 12 में बनाने वाले हैं, उसका मतलब आपको परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। ठीक है, रेटिंग ऑफ ग्राम इज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज 4.9 ग्राम इन H2SO4। तो वॉल्यूम परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट। ठीक है, इस तरीके से दिया है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैंने छोटे टॉपिक्स को इसमें ऐड इसलिए किया है क्योंकि वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज इसमें कहीं ना कहीं बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, और यहाँ पर उनके मार्क्स करने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली हमने इस चीज़ को इसमें ऐड कर रखा है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी आप अंतर देखिए, उसमें बोलते हैं मोलैरिटी, इसको बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है, उसको बोलते हैं मोलैरिटी, इसको बोलते हैं मोलैलिटी। स्पेलिंग्स में बच्चे बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। कई बार हर आर्ट में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन दिया जाता है किसी पर और लिख कर जाते हैं किसी पर। टॉपिक्स तो वही हैं, टॉपिक्स एक ही चैप्टर से हैं, लेकिन थोड़ा मोलैरिटी और मोलैलिटी इसमें थोड़ा सा बच्चे डिफरेंट है। तो आप इसके स्पेलिंग्स को ध्यान में रखें और साथ उनके फॉर्मूले को ध्यान में रखें। ठीक है, नंबर इसको नोट करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल एम से नोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 101 के ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन डिजॉल्विंग इन मीटर्स। मोलैरिटी वेटिंग ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वेटिंग ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद करेंगे। फॉर्मूले को याद अगर नहीं होता है तो एक दो बार लिख कर देखेंगे, आपको 100% फॉर्मूला याद हो जाएगा। द मोलैरिटी solution is not in this molar solutions. Concentration mole solutions is less than that the molar solutions. Molarity is used preferably in over molarity experiment calculation is molarity temperatures independent in while molarity temperature effect। ठीक है, उसके बाद आते हैं नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से नोट करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विलिब्रियम सॉल्यूट प्रेजेंटिंग इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक इक्विलिब्रियम स्पेसिफिक अमाउंट प्रेजेंट हो लीटर इन 1 लीटर इन सॉल्यूशंस में, तो उसको हम नॉर्मेलिटी बोल देते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला वेटिंग ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विलिब्रियम मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। अब इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन आपको सीबीएसई आपको 2 नंबर में बना सकता है। इसमें पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी का रिलेशन क्या है, तो हम बता देंगे नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन है वो डायरेक्टिव प्रोसेस एंड बैलेंसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ मोलरिटी एंड नंबर ऑफ H2H+ आइंस एंड OH आइंस। फॉर्मूला कैपिटल एफ से नोट करते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फॉर्मूला प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन आयोनिक सॉल्यूट। ठीक है, इज नोटेड बाई कैपिटल एफ। तो इसका फॉर्मूला है वेटिंग ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूट ऑफ NaCl। ठीक है, मोलरिटी अब एक कंसंट्रेशन टर्म है, यहाँ से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ये बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म हमने ऐड कर रखी है, आपको एक यूनिक बनाने के लिए, नोट्स को यूनिक बनाने के लिए कंसंट्रेशन टर्म इसमें ऐड कर रखी है। तो आप अगर इस नोट्स को पूरा, हम तो ये कहेंगे कि आप इन नोट्स को पूरा लिखें। अगर पूरा नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन नोट्स की जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करूँगा, और इनका सब प्यारी कंसंट्रेशन टर्म को याद करके अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शंस, हाँ बेसिकली मोल फ्रैक्शन रह गया था, फॉर्मेलिटी तक मैंने पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन रह गया था। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शंस को हम काई से नोट करते हैं। इसको एक्स नहीं बोलेंगे, इसको हम काई बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे कभी नोट करते हैं तो काई है, और एक्स ऐसे नोट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली काई बोलते हैं इसको हम। द मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड ऑफ काई ए द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन बाइनरी सॉल्यूशंस। तो काई ए Na/Na+Nb। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बेसिकली कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। पार्ट्स पर मिलियन आप पढ़ चुके हैं, 10⁻⁶ मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 10⁻⁶ पार्ट्स पर मिलियन कर देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर डीपली पढ़ना है तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। इसमें क्वेश्चन दिख गया, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशंस इन 100 एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो 100 एक्वस सॉल्यूशंस क्या है, यानी मोल फ्रैक्शन का पहले फॉर्मूला देख लीजिए।
एन ए का ये एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो मोल फ्रैक्शंस का 10 m दिया है, तो इसका फॉर्मूला बेसिकली एन ए अपॉन एन बी यानी कि 21001 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.0177, ठीक है। इस तरीके से मोल फ्रैक्शंस भी देख सकते हैं आप, आगे थोड़ा करेंगे इसको, ठीक है। वेपर प्रेशर की बस बात कर लेते हैं। तो इधर वेपर प्रेशर इज इक्विलिब्रियम इज अ for a given temperature, then the pressure force of vapor pressure is known as the vapor pressure, liquiding in nature of in temperatures to depending of properties, ठीक है। वेपर प्रेशर का मतलब मान लीजिए जो वेपर होती है, आप जब केमिस्ट्री से पढ़े तो केमिस्ट्री को अपनी लैब से रिलेटेड करके पढ़ें तो केमिस्ट्री आपको बहुत ईजी लगेगी और केमिस्ट्री से आप ढेर सारे क्वेश्चंस भी बना पाएंगे, ठीक है। हम लोग गलती ये कर देते हैं कि केमिस्ट्री को लैब से रिलेटेड करके नहीं पढ़ते, जबकि केमिस्ट्री खुद कहती है कि हमको लैब से जोड़िए, अपनी लैब से जोड़िए। जब केमिस्ट्री को आप लैब से जोड़ेंगे तो 100% आप उसमें आउटपुट गेन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर है, गो थ्रू करेंगे एक बार। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस का भी वही सेम सिस्टम है। वेपरिंग ऑफ प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन मोर ऑन वेपर सॉल्यूशंस। राउट्स लॉ, यस, राउट्स लॉ से आपका क्वेश्चन बनना 100% तय हो, तो राउट्स लॉ से क्वेश्चन बनेगा भी। तो राउट्स लॉ बेसिकली क्या है, इट्स स्टेटिंग ऑफ ए गिवन सॉल्यूशंस, इट्स अ वेपर प्रेशर इज द कंपोनेंट फॉर अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपाउंड सॉल्यूशंस इन वेपर प्रेशर ऑफ that compound is a pure solute or pure state and that the same temperature of solutions is containing two component A and B vapor pressure of A and is, तो PA is not A chi A and PB P not B and chi B and PA not A PB, ये नॉर्मल फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके केमिस्ट्री के सारे रहने वाले हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, द आइडियल सॉल्यूशंस विच आर सॉल्यूशंस विच सॉल्वेंट in interaction or different from the solute in solvent increasing these solutions do not obey Raoult's law, जो राउट्स लॉ को ओबे ना करें, जो राउट्स लॉ को फॉलो ना करें, उनको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कह देते हैं, और जो राउट्स लॉ को फॉलो करें उन्हें आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये सब ग्राफ्स वगैरह आपको दे रखे हैं, थोड़े से ग्राफ्स वगैरह, ये ग्राफ्स आपका कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू से है एजोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। तो एजोट्रॉपिक्स को द सॉल्यूशंस, इट इज़ अ सॉल्यूशन इज अ टू लिक्विड हैविंग सेम बॉइलिंग पॉइंट, जो दो लिक्विड सॉल्यूशंस का सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो बिकॉज सेम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो टू कैन नॉट बी सेपरेटिंग सिंपल डेस्टिनेशंस, सिंपल डेस्टिनेशन पे वो बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता है, तो उसको हम एजोट्रॉपिक सॉल्यूशंस बोल देते हैं, ठीक है। राउट्स लॉ बेसिकली आपको फिर मैंने एक बार मतलब स्क्रीन पर दिखा रखा है, एजोट्रॉपिक मिक्सचरिंग ऑफ वगैरह वगैरह, ठीक है, सॉल्वेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर्स, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर रहने वाला था और मैंने पूरा सॉल्यूशन चैप्टर को एक बार समझा दिया। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो उन टॉपिक्स को आप रीड करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स आपको एक बार एनसीईआरटी के गो थ्रू करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के साथ रख के पढ़ेंगे या एनसीईआरटी छोड़ के भी पढ़ेंगे, फिर भी आपको एनसीईआरटी पूरी समझ में आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको जल्द।